नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के अंदर झांकने वाले हैं जो सच में माइंड ब्लोइंग है। सोचिए, आखिर एक जायंट इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक प्रेस इतनी आसानी से मोटे मोटे लोहे की शीट्स को कैसे मोड़ देती है? ये बेजोड़ ताकत आती कहां से है? चलिए, फ्लूइड की इस फैसिनेटिंग जर्नी को बिना किसी देरी के एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैकेनिक्स की एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। एक आम सवाल उठता है, क्या हाइड्रोलिक पंप प्रेशर बनाता है? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है। इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब शायद दिमाग में सवाल आए, तो फिर आखिर प्रेशर आता कहाँ से है? यही तो इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा राज है। इस सस्पेंस को क्लियर करने से पहले थोड़ा बेसिक्स पर आते हैं। आखिर हाइड्रोलिक्स है क्या चीज? प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये एक ऐसी साइंस है जहां हम किसी लिक्विड, खासकर ऑयल को प्रेशर के अंडर यूज करते हैं ताकि पावर जनरेट और कंट्रोल की जा सके। चाहे हैवी क्रेन्स हों या प्रेस मशीनरी, सब इसी पर चलते हैं। इसमें मेनली दो हिस्से होते हैं, एक पावर पैक जिसे HPU कहते हैं और एक एक्चुएटर यूनिट जो असली में वजन उठाने या मेटल मोड़ने का भारी काम करता है। अब एक सवाल और उठता है, लिक्विड के रूप में ऑयल ही क्यों, पानी क्यों नहीं? हमने छोटे मोटे DIY प्रोजेक्ट्स में अक्सर लोगों को पानी यूज करते देखा होगा, लेकिन रियल इंडस्ट्री में पानी बिल्कुल फेल है। क्यों? एक तो पानी से मेटालिक पार्ट्स में जंग यानी रस्ट लगने का डर होता है। दूसरा, इसकी थर्मल लिमिट्स बहुत नैरो हैं। पानी जल्दी उबलकर स्टीम बन जाएगा और सर्दियों में जम जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी थिकनेस। पानी इतना पतला होता है कि वो उन हैवी हाई प्रेशर पंप्स के अंदर ठीक से काम ही नहीं कर सकता। और इसीलिए हम एक स्पेशलाइज्ड हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर ध्यान देने वाला है, 13 से 400। ये सेंटर स्ट्रोक्स में इस ऑयल की ऑप्टिमल विस्कोसिटी रेंज है। मतलब ऑयल को इतना पतला जरूर होना चाहिए कि हाई प्रेशर पर इजीली पंप हो सके, लेकिन साथ ही इतना गाढ़ा भी होना चाहिए कि वो पूरे सिस्टम को अच्छे से ल्यूब्रिकेट कर सके। इंडस्ट्री में ग्रेड 32, 46 और 68 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और वो ठीक इसी रेंज के अंदर फॉल करते हैं। ओके, तो फ्लूइड का फंडा एकदम क्लियर हो गया। अब देखते हैं इस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक हाइड्रोलिक पावर यूनिट यानी HPU के 5 सबसे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। एक तरह से देखें तो ये हमारे ऑयल की एक क्रोनोलॉजिकल जर्नी है। पहला है ऑयल रेजर्वोयर, दूसरा पंप, तीसरा मोटर, चौथा प्रेशर रिलीफ वाल्व और पांचवा है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। चलिए अब इस मैकेनिकल सफर को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है ऑयल रेजर्वोयर से। ये आमतौर पर एक पेंटेड माइल्ड स्टील का टैंक होता है जिसकी कैपेसिटी पंप के फ्लो रेट से लगभग 2 से 4 गुना ज्यादा होती है। पर सुनिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये रेजर्वोयर बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होता। जी हाँ, लिटरली जीरो प्रेशर। ये कंप्लीटली एक ओपन टैंक होता है। इसका इतना बड़ा आकार सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि सिस्टम की एक्सेसिव हीट आराम से डिसिपेट हो सके और ऑयल ठंडा रहे। अब ऑयल इस टैंक से निकलकर आगे बढ़ता है और एंट्री होती है मोटर और पंप की। एक्सटर्नल इंडक्शन मोटर्स या IC इंजन्स का काम है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स को तेजी से घुमाना। कॉमनली हम गियर, पिस्टन और वेन पंप्स देखते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फ्लो रेट सीधा मोटर की RPM से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पंप 1500 RPM पर चल रहा है तो वो हर मिनट लगभग 50 लीटर ऑयल सिस्टम में कंटिन्यूअसली फेंकता रहेगा। हर चक्कर के साथ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑयल आगे धकेल दिया जाता है। सो लीजिए, आ गया हमारे सफर का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। शुरू में हमने जो सवाल पूछा था ना, उसका जवाब यहीं पर है। पंप्स एक्चुअली प्रेशर क्रिएट ही नहीं करते। उनका काम सिर्फ फ्लूइड का फ्लो बनाना है, उसको पुश करना है। तो फिर वो मैसिव प्रेशर कहाँ से आया? असल में प्रेशर तभी पैदा होता है जब बहते हुए ऑयल को किसी रुकावट यानी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। अगर ऑयल बिना रुकावट के वापस टैंक में गिर रहा हो तो प्रेशर बिल्कुल जीरो ही रहेगा। तो आखिर ये रेजिस्टेंस है क्या? इसे एक जायंट पजल की तरह सोचिए। तेजी से आगे बढ़ता हुआ ऑयल अचानक एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां रास्ता ब्लॉक्ड है, जैसे किसी भारी सिलेंडर के अंदर का फ्रिक्शन या फिर उस थिक शीट मेटल का वजन जिसे हमें बेंड करना है। ऑयल पीछे से लगातार अंदर धकेला जा रहा है, आगे बढ़ने की जगह नहीं है। और ठीक उस मोमेंट पर उन बंद दीवारों के बीच एक इमेंस मासिव प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। अब जाहिर है, जब इतना मैसिव फोर्स पैदा होगा तो उसको हैंडल करना एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है। हाइड्रोलिक्स में हम ब्रॉडली 3 तरह के प्रेशर लिमिट सेट करते हैं। पहला है मैक्सिमम रेटेड प्रेशर। ये एब्सोल्यूट मैकेनिकल लिमिट है, अगर इसके आगे गए तो फेलियर पक्का है। दूसरा है वर्किंग प्रेशर। ये वो लिमिट है जिस पर मशीनरी एक्चुअल काम करती है। और तीसरा है रिलीफ प्रेशर, जो कि सेफ्टी थ्रेशोल्ड है। और हाँ, लॉजिक सिंपल है, प्रेशर जितना बढ़ेगा मोटर को उतनी ही ज्यादा इनपुट पावर देनी पड़ेगी। इस प्रेशर की स्केल को थोड़ा पर्सपेक्टिव में लाने के लिए इस मैसिव इंडस्ट्रियल बेंचमार्क को देखिए, 350 बार। जहां एक आम छोटा गियर पंप शायद 150 से 200 बार तक का प्रेशर संभाल पाता है, वहीं एक हैवी ड्यूटी पिस्टन पंप एक्सट्रीम केसेस में 350 बार तक के प्रेशर को झेलने के लिए डिजाइन होता है। ये इतना ज्यादा है कि हैवी मशीनरी को चुटकियों में चला सकता है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं।
ऑयल हवा की तरह इजीली कंप्रेस नहीं होता, तो अगर प्रेशर अचानक से बढ़ गया तो मशीनरी कुछ ही मिलीसेकंड्स में ब्लास्ट हो सकती है। इसे रोकने के लिए एक रिलीफ वाल्व बहुत जरूरी है। अगर वर्किंग प्रेशर 100 बार है तो रिलीफ प्रेशर हमेशा उससे रफली 10% ज्यादा यानी 110 बार पर सेट होता है। जैसे ही प्रेशर 110 बार क्रॉस करेगा, वाल्व तुरंत खुल जाएगा और एक्स्ट्रा ऑयल लाइंस फाड़ने के बजाय सेफली वापस टैंक में बहा दिया जाएगा। ओके, तो अब हमारा ऑयल सफर के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज पर आ गया है, एक्चुएशन स्टेज। यहाँ एंट्री होती है 4x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व की। ये एकदम ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। एक सेंटर ओपन कॉन्फ़िगरेशन के जरिए इसमें लग इन सोलेनॉइड्स शिफ्ट होती हैं और डिसाइड करती हैं कि प्रेशराइज्ड ऑयल सिलेंडर के पोर्ट ए में जाएगा या पोर्ट बी में। यही सिंगल स्टेप तय करता है कि एक्चुएटर पुश होगा या पुल। और ठीक यहीं पर हमें एक्चुअल मैजिक होता हुआ दिखता है। जब वाल्व न्यूट्रल पोजीशन में है तो ऑयल बिना कुछ किए चुपचाप टैंक में वापस चला जाता है, पर जैसे ही राइट सोलेनॉइड एक्टिव होती है, ऑयल आगे बढ़कर सिलेंडर को धकेलता है और वो भारी लोहे की शीट मोड़ दी जाती है। काम होने के बाद लेफ्ट सोलेनॉइड एक्टिव होती है, ऑयल का फ्लो दूसरी तरफ रीडायरेक्ट होता है और सिलेंडर रिट्रैक्टेड पोजीशन में वापस लौट आता है। पूरा प्रोसेस कितना स्मूथ और पावरफुल है। यहाँ एक छोटा सा कंपैरिजन और समझना पड़ेगा। न्यूमैटिक यानी हवा वाले सिस्टम्स में बची हुई हवा सीधे बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है, लेकिन हाइड्रोलिक्स में ऐसा सोचना भी मत। ये ऑयल बहुत स्पेशलाइज्ड और महंगा होता है, इसलिए हर सिंगल साइकिल के बाद इस फ्लूइड को कंटिन्यूअसली एक रिटर्न पोर्ट के जरिए वापस अपने उसी एक मेन टैंक में लौटना ही पड़ता है। ये पूरा एक क्लोज्ड लूप रिसर्कुलेशन सर्किट होता है। तो इस एक्सप्लेनर में हमने अच्छी तरह समझ लिया कि कैसे एक पंप फ्लो बनाता है और कैसे रेजिस्टेंस उस फ्लो को एक मैसिव मेटल बेंडिंग फोर्स में कन्वर्ट कर देता है। पर आखिर में एक थोड़ा माइंड बेंडिंग सवाल। हमने कहा था कि ऑयल कंप्रेस नहीं होता, लेकिन सच में जब 140 बार का एक्सट्रीम प्रेशर एक्चुअली उस ऑयल के वॉल्यूम को लगभग 1% तक कंप्रेस कर दे, तब क्या होगा? अगर वो कंप्लीटली कंप्रेस्ड ऑयल एकदम से रिलीज हो जाए तो सिस्टम का क्या हाल होगा? यही तो डीकम्प्रेशन वॉल्स की एडवांस्ड दुनिया का राज है। पर उस नए सफर के लिए हमें एक नया एक्सप्लेनर चाहिए होगा। तब तक के लिए मशीनरी को ऑब्जर्व करते रहिए और नए कॉन्सेप्ट सीखते रहिए।